बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। मेरा आज का केस, मेरा आज का प्रोग्राम क्रिकेट के नाम, पाकिस्तान में खेलों के नाम, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रिकेट इस कौम का सबसे पसंदीदा खेल है और इस खेल के साथ हमने क्या किया कि आज हम कहीं के ना रहे। जैसे आज क्या हुआ, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आज बड़ा हिस्टोरिक डे है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आज जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान में टेस्ट की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। इंग्लैंड की छठी विकेट 797 पर गिरी है, पाकिस्तान की छठी विकेट 82 रन पर गिरी है। इंग्लैंड ने 823 रन बना लिए हैं, पाकिस्तान 82 पे 6 आउट हो गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। खैर सब कुछ तो कह रहे हैं हमारे स्टैट्स, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको। क्रिकेट की तारीख से शुरू करते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये जो जेंटलमैन स्पोर्ट है ये उन्हीं मुल्कों में खेला जाता है जहां पे बरतानिया की मलका बरतानिया ने राज किया था, जहां ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश रूल रहा था, जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। और वही मुल्क खेलते हैं जिस तरह हम फिल्मों में भी देखते आए हैं। लगान बड़ी मशहूर मूवी थी कि जेंटलमैन बैटिंग बॉलिंग करते थे, सारे गुलाम फील्डिंग करते थे। इसीलिए मैं इस खेल को काफी दफा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गुलामों का खेल भी कहता हूं। और हमने बड़ी गुलामी की है इस खेल की, ऐसी गुलामी की है कि मुल्क में सारे बाकी खेल हमने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब क्रिकेट की बात है तो वजह क्या है। मुझे क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिकेट ने जो कर दिया है उसके बाद मुझे क्रिकेट से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम एक दौर में 30 साल तक स्क्वॉश में दुनिया में नंबर 1 थे, दुनिया में, आज कहीं नहीं खड़े। हम एक दौर में हॉकी की दुनिया में भी नंबर 1 थे, आज हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दौर में स्नूकर के अंदर भी वो नंबर 1 थे, आज वो दिन लौट कर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इट्स वेरी बेसिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप मेरे साथ मुझे थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, बहुत सिंपल है। इस मुल्क में एक साल में 1000 करोड़ से भी ऊपर की रकम क्रिकेट के स्पॉन्सर्स पे चली जाती है, और बाकी जितने भी खेल हैं उन बेचारों को तो स्पॉन्सर ढूंढने के लिए पूरा वक्त भागना पड़ता है, कभी इसके दरवाजे पे कभी इसके दरवाजे पे, और कहते हैं बस इतना ही पैसे दे दें कि मैं इवेंट में हिस्सा लेकर आ जाऊं। जबकि क्रिकेट का हाल दूसरा है। जितने भी टूथपेस्ट होंगे, शैम्पू होंगे, गाड़ियां होंगी, दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी एडों में आपको सिर्फ क्रिकेटर नजर आएगा। मैं तो शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का, अपने रब का, कि उसने अपने महबूब के सदके में अरशद नदीम जैसा एक जेवलिन थ्रोअर दिया जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्योंकि अभी क्रिकेट के खिलाड़ी तो हमारा नाम रोशन नहीं करने वाले, वो जिनको 45 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले नहीं है। वो जो धक्के खा रहे हैं, जिनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है स्पॉन्सर, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं। क्योंकि इनके दिल में ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं इस खेल से, उनके दिल में है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं और मुल्क का नाम रोशन करूं। बट सैडली क्रिकेट ने सारा फंड ले लिया है, सारा पैसा, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर, जितनी एड्स वगैरह जो कुछ होता है, पाकिस्तान की पूरी तवज्जो क्रिकेट पे है, जिसकी वजह से हम किसी और खेल में कहीं नहीं खड़े हैं। मैं आज क्रिकेट के साथ अपना केस उठाऊंगा और मैं लड़ूंगा क्रिकेट से, क्योंकि मेरा फड्डा हो गया है क्रिकेट के साथ। मैंने नहीं खेलनी क्रिकेट, और मैंने ये सोच लिया है कि अब आज से स्क्वॉश, हॉकी, स्नूकर, फुटबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, दूसरे खेलों को प्रमोट करें। ओलंपिक्स में जाइए जहां पे हमारे खिलाड़ी मेडल जीत कर आ रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खुदारा दुनिया में किसी भी मुल्क की तरक्की को अगर जांचना भांपना होता है तो उसके खेलों में कारकर्दगी को देखा जाता है कि उसके खिलाड़ी कितने मेडल्स जीत रहे हैं, वो कितने खेलों में दुनिया में नंबर 1 है। सैडली पाकिस्तान जब शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारे खेल में बड़ी इंप्रूवमेंट थी, बड़ी बेहतरी थी। आज हम तबाह बर्बाद हैं खेल के मैदान में। हमारा खिलाड़ी बड़ा परेशान है। खुश है तो वो जिनको 45 लाख महीने के मिलते हैं, लेकिन क्या वो डिजर्व करते हैं? क्या क्रिकेट के अंदर मेरिटोक्रेसी है? क्या पीसीबी की मैनेजमेंट दुरुस्त है? एक ब्रेक लेते हैं, आखिर में प्रोग्राम के कुछ सियासी गुफ्तगू भी होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एक बड़ा नाम है, हारून रशीद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। हारून साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यकीनन आपने वो दौर देखा है, जहांगीर, जानशेर, रोशन खान का दौर। 30 साल पाकिस्तान स्क्वॉश की दुनिया में नंबर 1 था, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था उनका। हमने वो दौर भी देखा, आपने भी देखा जब हम हॉकी के ग्राउंड में दुनिया में नंबर 1 कहलाते थे कि हॉकी के चैंपियन है, पाकिस्तान से अच्छी कोई हॉकी नहीं खेल सकता। हम तो स्नूकर के भी चैंपियन बने थे।
फिर कुछ ऐसा हुआ मेरी नजर में, यू कैन डिसएग्री विद मी सर, कि हमने क्रिकेट से इतना प्यार किया, हमने क्रिकेट को इतना प्यार दिया, हमारे पास जितना खेलों के नाम पे स्पॉन्सर था हमने सब क्रिकेट को दे दिया और बाकी सारे खेलों को बोला जाओ अपना बंदोबस्त खुद कर लो, आप लोगों ने बहुत परफॉर्म कर लिया, अब क्रिकेट की बारी है। सर क्रिकेट ने मेरी नजर में स्क्वॉश को भी तबाह किया है, हॉकी को भी तबाह किया है, स्नूकर को भी तबाह किया है, फुटबॉल को भी तबाह किया है, विद अ वेरी सिंपल रीजन हारून साहब, कि 1000 करोड़ से ऊपर का साल का स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर फ्रॉम द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर क्रिकेट को जाता है, किसी और खिलाड़ी को कुछ मिलता ही नहीं है। क्रिकेट का कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट 45 लाख रुपए महीना दे रहा है, बाकी खिलाड़ी तो लाख रुपए महीने के लिए धक्के खा रहे हैं। तो हारून साहब, क्या क्रिकेट ही जिम्मेदार है आपकी नजर में बाकी खेलों को कत्ल करने के लिए? सर सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने इंट्रो में भी और इस सवाल में भी बहुत ज़्यादा जो है ना सिलसिला क्रिकेट के ऊपर ही फेंक दिया है, उनको ही आपने मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया है। लेकिन आई थिंक थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि आई थिंक क्रिकेट इज़ द ओनली स्पोर्ट जो कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो जितने भी जो बाकी स्पोर्ट्स हैं ना वो सब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आते हैं। क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद जो इदारा है जो इंडिपेंडेंट है, सेमी ऑटोनॉमस है, अपने खर्चे वो खुद चलाता है, गवर्नमेंट से कोई एक पैसा भी नहीं लेता। सो आई थिंक जो आप इशू कर रहे हैं ना, उनका जो जवाल आया है वो जो भी उनके करता धरता जो अंडर पीएसपी जो कि फेडरेशंस थी उनका बहुत ज़्यादा रोल इसमें आता है कि उन्होंने उनको क्यों इस तरीके से फ़रोग नहीं दिया। दूसरी चीज़ आप देखें कि जो बाकी जितने भी बाहर के ममालिक हैं उनमें जो लोकल बिजनेस हाउसेज हैं वो अपनी वेरियस स्पोर्ट्स को वो सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। वेरएस पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हमारा जो लोकल बिजनेस हाउसेज हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स को आके जो है वो स्पॉन्सर नहीं करते। एक तो ये रीज़न है क्योंकि अब आप जो भी खेल को चलाने जाएंगे आपको फंड्स की ज़रूरत है। फंड्स प्रॉब्ली पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है, इन फेडरेशंस के पास नहीं है, इन एसोसिएशंस के पास नहीं है। तो इसलिए जब तक वो पैसा ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से आप प्रमोट करेंगे किसी और स्पोर्ट्स को। क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिकेट का जो सवाल है उसके दूसरे रीजंस हैं। पैसा तो क्रिकेट बोर्ड खुद ही कमाता है ना, आईसीसी का रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। सो पैसा तो क्रिकेट के पास है, इसमें कोई और पैसा है तो वो अपने प्लेयर्स को भी दे रहा है। सर तो पैसा तो हमने दिया है ना सर। हम अगर क्रिकेट को जितना प्यार करते हैं, जितना देखते हैं, अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स से भी उतना प्यार करें तो उनको भी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स मिलेंगे ना सर। देखिए ना उसका तो इल्जाम फिर अब जो कि एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स उन स्पोर्ट्स को चला रहे हैं उन्होंने उसको क्यों इस तरीके से प्रोमोट नहीं किया। इवन कि हॉकी फेडरेशन भी क्रिकेट बोर्ड से ही पैसा मांगती है किसी टूर के लिए। एक जमाने में हमने करोड़ रुपए दिए क्रिकेट बोर्ड ने क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। सो ये एक तो डिफरेंट बहस है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की क्रिकेट है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत डिक्लाइन पे जा चुकी है और हम जो हैं यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप देखें कि दुनिया भर में कंटिन्यूटी है। दुनिया भर में जो भी इदारे बने हुए हैं वो मुसलसल काम करते हैं, उनके हेड्स वही रहते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एवरी सेकंड थर्ड डे आपके यहाँ चेंजेस आती हैं। आपका क्रिकेट बोर्ड टूट जाता है, आपके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, वो आते ही कप्तान चेंज कर देते हैं या सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती हैं। इन 4 सालों में 4 से 5 चेयरमैन चेंज हुए हैं, 4 से 5 सिलेक्शन कमेटीज गई हैं, कप्तानी में रद्दोबदल आप देख रहे हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे टीम कैसे सेटल्ड होगी? वैसे हारून साहब आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं। आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू सर। हारून साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन एंड चीफ वजीर आजम है। क्या वजह है कि एक सियासतदान को एक खेल की बॉडी को लीड करने की जरूरत है? और अगर वजीर आजम क्रिकेट बोर्ड का चीफ है तो फिर जो दूसरा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जो बाकी सारे खेलों का इंचार्ज है, उनके भी पेट्रन एंड चीफ वही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए होता यह है कि जो क्रिकेट बोर्ड एक वो स्पोर्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म आ गया। आप ये जो बात कर रहे हैं ना क्रिकेट में पैसा बहुत आया, एक्चुअली हम उस एरा से ताल्लुक रखते हैं जब क्रिकेट बोर्ड के पास भी पैसा नहीं था। क्रिकेट बोर्ड भी पीएसपी की ग्रांट के ऊपर चलता था। तो ये 78 के बाद जब ये रेवोल्यूशन आया जिसमें क्रिकेट इवॉल्व हुई और एक प्रोफेशनल स्पोर्ट चली गई, यानी इवन दुनिया की बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड जो थे वो भी एमेचर स्पोर्ट्स के तौर पे खेलते थे। लेकिन 78 के बाद प्रोफेशनल्स का जो हुआ, आईसीसी प्रोफेशनल हुई,
उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ, उसने अपने जो करीबी बोर्ड थे, जो एफिलिएट्स थे, एफिलिएटेड यूनिट्स थे, उनको पैसा देना शुरू किया, उन्होंने वहाँ से क्रिकेट ग्रो हुई, और उसके बाद जो रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने अपने ओन पे भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पैसा कमाना शुरू किया और वहाँ उसके ऊपर लगाना शुरू किया, जिसमें प्लेयर्स को भी पैसे मिले, ग्राउंड्स डेवलप हुए। इस तरह आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अब जो यूनिट्स यानी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है कि तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के पास जो पैसा आता है वो अपने अपने लेवल के ऊपर डेवलपमेंट का काम करते हैं। वेयरएज पाकिस्तान में थोड़ा इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो यूनिक है, इस सेंस में यूनिक है कि दुनिया भर में जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके आर्म्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लाइक काउंटीज जो वो ईसीपी के लिए काम करती हैं, वो अपने ओन पे अपनी क्रिकेट चलाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं जो अपने ओन पे अपनी क्रिकेट चलाती हैं और उनसे फंडिंग उनको एसीबी से मिलती है। वेयरएज पाकिस्तान में ए टू जी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता है, जो कि किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं जो गैर फाल हैं, वो किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करती। डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयमेंट जरूर देता है, लेकिन 2 से 3 महीने की एक्टिविटी होती है उसकी, बस वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, द रेस्ट ऑफ द 9 मंथ्स उसका पास कोई भी काम नहीं है। इसी तरह एसोसिएशंस को हमने एम्पावर नहीं किया, वो टोटली डिपेंडेंट है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। क्लब क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड चलाता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड चलाता है, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड चलाता है। सो दुनिया भर में ऐसा नहीं है, इसलिए उनके जो एसोसिएशंस हैं वो डेवलप करती हैं अपने प्लेयर्स और वो ऊपर बेचती हैं। अब सर द रीज़न लोग समझते हैं कि खेल के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत एक अच्छा खेल नहीं रहा, बहुत गंदा खेल बन गया है और इट्स कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स, और फिर सियासतदानों का इमेज ही मुतासर होता है। अब सर क्रिकेट के अंदर मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं सर, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, हमने बहुत सारे, मेरा ताल्लुक कराची से है, सिंध से है, मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो ये तासुर देते हैं कि क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, हैदराबाद से है, सखर से है, इसलिए हम नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। वहाँ तो बड़ी नेपोटिज्म है, वहाँ बड़ी पर्ची चलती है, वहाँ सोर्स चलती है। हम ये भी जानते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं जिसके बाद पूरी कौम परेशान होती है कि भाई इस खिलाड़ी का किसी ने फिटनेस टेस्ट किया है, क्योंकि देखने में तो ये बोर ही लग रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हमारे यहाँ सर इस तरह की टीम आती है कि आज की, अगर मैं बेइज्जती का सवाल आपसे अगला सवाल करूंगा, लेकिन जिस तरह की हमारी टीम बनती है, जो नेपोटिज्म है, जो मेरिटोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो पूरे मुल्क में देखा जाता है, वो क्रिकेट के अंदर भी हो गया है। डू यू थिंक देयर इज एनी होप टू फिक्स इट सर? नहीं, देखिए आप होप तो नहीं वो कर सकते, होप के बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। आपने जितनी भी बातें की ना, देखिए अब वो दौर नहीं रहा जो आप ये पर्ची सिस्टम वाली जो बात कर रहे हैं ना। देखिए अब तो आपके नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनका पूरे का पूरा स्टैट्स आपके सामने अवेलेबल होता है, उसमें कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स बुरा कर रहे हैं। सो ये कहना कि किसी खास इलाके के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम स्टैट्स को सामने रखते हुए, उनकी फिटनेस का जैसे आपने जिक्र किया वो सामने रखते हुए टीमों को सिलेक्ट करते हैं। और अभी तक अगर बाय एंड लार्ज देखें ना, होता क्या है कि अब 11 में अगर आपके पास फास्ट बॉलर की स्लॉट है, अगर उसमें आपके पास 4 आइडेंटिकल यानी एक ही जैसे आपके पास प्लेयर आ गए हैं और उसमें से आपने 2 सेलेक्ट कर लें, तो 2 अच्छे प्लेयर्स तो लामहला होंगे ना। इसी तरह स्पिनर्स, इसी तरह बैटर्स, ये जितने भी आप करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 11 की, उसमें इक्वली अच्छे प्लेयर्स भी होंगे। हमारे दौर में भी अच्छे प्लेयर्स आपके बाहर बैठे हुए होते थे। यानी अगर आप देखेंगे कि मैं अगर 10 से 12 साल पाकिस्तान की टीम का रहा प्लेयर, तो मोस्टली मैं 12th मैन होता था, बावजूद इसके कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन क्योंकि टीम की बैटिंग लाइनअप में जगह नहीं बनती थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे, जावेद, ज़हीर अब्बास, माजिद, उसके बाद सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था। सो मेरे अपने नज़दीक आजकल के दौर में वो नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, आपके शॉर्टर फॉर्मेट के गेम्स आ गए हैं, T20 आ गई, वनडे आ गई, टेस्ट क्रिकेट आ गई, तो इस वजह से प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। और थोड़ा सा मैं फिटनेस के ऊपर आपको थोड़ा बता दूं, देखिए एक बहुत ज़्यादा शोर मचता है कि जी हमारे फिटनेस टेस्ट में प्लेयर्स पास नहीं होते। देखिए एक तो एक समझने की ज़रूरत यह है कि जो फिटनेस टेस्ट है वो तो 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। प्लेयर की फिटनेस मैच में पता लगती है। देखिए ना, आपको सबसे बड़ा डिबेकल क्या हुआ है इस, आप अगर नेक्स्ट सवाल आपने जो भी करना है, हो सकता है मैं उसका कुछ जवाब अभी आपको दे दूं, कि जो आप ये बात कर रहे हैं, आपने टेस्ट सीरीज से पहले अपने मुल्क में वाइट बॉल क्रिकेट का वनडे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। टीम आपने बनानी है रेड बॉल क्रिकेट की, और आपका पूरा महीना जाया हो गया वनडे क्रिकेट में, जिसका कोई भी प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बना सकता। इससे साबित होता है हारून साहब के प्लानिंग करने वाले कितने अक्लमंद हैं सर।
एग्जैक्टली बहुत अकलमंद है यही सर, जो अल्लाह बात बचाए आपने क्रिकेट को भी सर, ऐसे क्रिकेट भी यही अब जो खतरे आप में आ बात गई करने है। जा रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी मैं बैकग्राउंड और भी बता दूं कि जी सर। आपको याद होगा कुछ पहले चेयरमैन नकवी साहब ने हमें बुलाया था हमारे क्रिकेटर्स को, और उन्होंने एक प्लान बना के रखा हुआ था और जी। वो हमें बता रहे थे। हमने कहा आपने तो इस प्लान को अप्रूव करने के लिए हमें बुलाया, वेरेस हम तो ये समझ रहे हैं कि जो आपने ये चीज किया, आपने टेस्ट सीरीज आनी है आपकी, आपने वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट रख दिया जो कि किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। करेक्ट आपको तो करेक्ट। इसको चेंज करना चाहिए, हारून साहब इसको प्लीज 4 डे अलाउ में मी लेके सर, जाना। प्लीज अलाउ मी, मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। हसन रजा साहब हैज जॉइंड अस, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और के मोहताज नहीं। हसन, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। हसन साहब, मैं आज अपने क्रिकेट के साथ अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, और मेरा ये मुकदमा है कि क्रिकेट की वजह से ना हम कहीं स्कॉश में हैं, ना कहीं हम हॉकी में हैं, ना किसी और खेल में कहीं खड़े हैं। सारी तवज्जो, सारा पैसा क्रिकेट पे है, सारी एडें, सारे कमर्शियल क्रिकेट पे हैं, बाकी सारे खेल जाएं तेल लेने। पाकिस्तान में क्रिकेट का भी जो हाल आज हम देख रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि शायद अब अरशद नदीम साहब ही हैं जिनसे ओलंपिक्स में उम्मीद बची है, और ओलंपिक्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और क्रिकेट मेरे ख्याल से 2-3 साल हम ना खेलें तो अच्छा होगा। हसन साहब, वुड यू अग्री? देखिए, आपने जिस तरह से बात करी है और इतने सीनियर चीजें जो डिस्कस हो रही है जितनी क्रिकेट पे पाकिस्तान की, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, देखिए एक सेल्फ इम्पोर्टेंट गेम होता है, वो इंडिविजुअली कोई भी प्लेयर खेलता है पाकिस्तान में। जहां पर आपने बात की रेड बॉल और व्हाइट बॉल की, आप देखें कि मेंटरशिप लेके आए हुए थे आप टेस्ट सीरीज से पहले, जो टेस्ट मैच सीरीज है उसमें कोई भी हमारा कैम्प नहीं लगा है। फिटनेस लेवल अंडर 19 लेवल पे ये करने जा रहे हैं आप। उसके बाद टेस्ट टीम में आपको ये नहीं पता है कि 20 आउट करने होते हैं। 20 आउट करने के लिए आपको ट्रम्प कार्ड आपका स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर ऐसा चाहिए होता है जो लंबे ओवर्स करे और विकेट टेकिंग बॉलिंग करे। वो आपको नजर नहीं आ रही है। फिर पिच का म्यार अगर आप देखिए तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, फॉरेन कोचेस को लेके आया जा रहा है बार बार। मॉनी मॉर्कल आए थे, वो उससे पहले जेफ लॉसन आए, मिकी आर्थर आए, जो भी आए। अब तो मेरे ख्याल में कोई कोचेस जो है वो एग्री नहीं करते पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि पिच का क्यूरेटर का म्यार देखें किस तरह का पिच बनाई हमने। पहली इनिंग्स में अगर आप देखें तो किस तरह से हम समझ रहे थे कि शायद शान मसूद 150 कर गए हैं, अब्दुल्ला शफी खेल गए हैं और हम जो है इनको जल्दी आउट कर देंगे 250-300 पे। गुरु की जो पॉलिसी होती है वो यही होती है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलना। आपको याद होगा कि 501 रन किए थे 83 ओवर्स में रावलपिंडी टेस्ट मैच में। आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है। अभी पिछले 10 टेस्ट मैचेस हो गए, 10 टेस्ट मैचेस में से हमने कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता 2 सालों में। यही प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं लग रहा कि व्हाइट बॉल में कौन से प्लेयर्स डालने हैं, रेड बॉल में कौन से प्लेयर्स डालने हैं। अब व्हाइट बॉल की जो क्रिकेट है वो चैंपियंस कप आपने करवाया फैसलाबाद में, वहां पर यंगस्टर्स ने प्रैक्टिस की, वहां पर मैचेस खेले, कुछ परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, पुराने प्लेयर्स भी खेले। बाबर आजम ने आपने कहा कि फॉर्म में वापस आ गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार करने पड़ते हैं, उसके लिए कैंपिंग करनी पड़ती है। जिम्मेदार कौन हसन, जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान की बोर्ड है जिम्मेदार, और जो क्रिकेटिंग लोग हैं उनको लेके आना चाहिए। इतने सीनियर लोग पाकिस्तान के हैं जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया है, बहुत सारे जिम्मेदार पाकिस्तान की बोर्ड है। जो इदारा होगा वही जिम्मेदार होता है एंड ऑफ द डे। 2-3 कप्तान अगर आप देखें थ्रू आउट T20 में, 50 में, टेस्ट क्रिकेट में चेंज होते जा रहे हैं मुसलसल। यही चीज है कि आज हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर्स, आउटस्टैंडिंग जो रूट जैसे प्लेयर दुनिया से लेवल पे नंबर 1 पे नाम आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। 10-10 हजार रन टेस्ट क्रिकेट में लोगों ने किए हुए हैं, ट्रिपल सेंचुरियां की हुई हैं, डबल सेंचुरियां की हुई हैं। हम समझते थे कि शायद बैटिंग पैराडाइज पिच बनाएंगे तो हम उनको जल्दी आउट कर लेंगे। अब ये मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में जो भी स्किल्स शो होती हैं वो ग्राउंड में ऑन द फील्ड होती हैं और गेम प्लान होता है। तो ना हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। अभी T20 फॉर्मेट चल रहा है, ग्रास रूट लेवल पे T10 मैचेस चल रहे हैं। टेम्परमेंट जो है जितनी भी हमारी जनरेशन देखें तो यूज होता जा रहा है, क्योंकि आपको वो स्किल्स, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो क्रिकेट है 50 ओवर्स की, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 4 डे मैचेस होते थे। वो प्लेयर्स और वो क्रिकेट जो है लेवल का म्यार वो नहीं मिल रहा। लेकिन हसन आज जो हुआ ना वो किसी पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रहा है। एक तरफ हमने एक इनिंग्स में 800 रन खा लिए, दूसरी तरफ 80 रन पे हमारे 6 खिलाड़ी आउट भी हो गए। इट्स अनबिलीवेबल कि क्या हम इतना पैसा, इतनी मेहनत, इतनी रिसोर्सेज, इतना वक्त जिन खिलाड़ियों पे जाया कर रहे हैं, क्या वो खिलाड़ी टीम का हिस्सा होने के काबिल हैं? क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल हैं? अगर हैं तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों है? अगर परफॉर्मेंस इतनी बुरी है तो उसकी वजह क्या है? क्या उनकी तनख्वाहें नहीं आ रही, उनके पैसे नहीं आ रहे, उनके पैसे रोके हुए हैं, या उनको घर के बिजली के बिल नहीं भरे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि परफॉर्म नहीं कर सकते? देखिए, जो मुल्क में क्राइसिस चल रहा है और यही मईशत से चल रहा है, जितना जो हमारा इकोनॉमी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, सब परेशान हुए हैं। वाहिद ही क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं जिनको हाईएस्ट पेड दिए जा रहे हैं। 45 लाख महीना हसन, कम ऑन, कैटेगरी है जी
4.5 मिलियन अ वो मंथ। बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल उतनी क्रिकेट जो है वो उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आना जितने जो अमाउंट मिल रहे हैं वो डिजर्विंग है प्लेयर, नो डाउट, मगर उस तरह से परफॉर्मेंस भी देनी है। इंडियन प्लेयर्स हैं, हाईएस्ट पेड होते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स देख रहे हैं आप, हाईएस्ट पेड होते हैं, मगर वो परफॉर्मेंसेज भी देते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं और टीम को जिताते भी हैं। फिटनेस का माया की बात करें, देखिए 83 ओवर जो डे में होते हैं, वो डे में आपने फील्डिंग करी है, उसके बाद बैटर जितने हैं वो खेले जा रहे हैं। सैम अयूब की अगर नो लुक की शॉर्ट बॉक्स की बात करें आप, तो ये पीएसएल की प्रोडक्ट है आपकी। पीएसएल की प्रोडक्ट जो है व्हाइट बॉल की, T20 फॉर्मेट की, टेस्ट क्रिकेट में आपकी बेसिक टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपको लंबे ओवर्स खेलने हैं। अगर एक बॉलर टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है बड़ा, जैसा आपका मेन बॉलर खेल रहा है, उसने 150 से ज्यादा रन दे चुके हैं वो, तो और कोई भी विकेट नहीं ली है। ये फ्लॉज ऐसे हैं कि बॉलिंग कोच कहाँ है आपके, अगर मैंने आपके साथ हैं, दीगर और बहुत सारे लोग हैं, और जितने सारे कोचेज हैं वो क्या काम कर रहे हैं प्लेयरों के साथ, जितनी हैवी अमाउंट ले रहे हैं किसी से। मेरे ख्याल में दोबारा कैंपिंग लग रहा है टाइम पास कर रहे हैं हसन, वो लग रहा है टाइम पास कर रहे हैं। हारून साहब, टाइम पास तो कर रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। टाइम पास कब तक करते रहेंगे? इससे पहले कितने कोचेज आए पाकिस्तान में, हमने देखे कि 20 सालों में कोचेज चेंज होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं इतने सारे, कोई कोचेज की डायमेंशन नई क्रिकेट में लेके आए, कोई नए लोगों को लेके आए जो फिटनेस ट्रेनिंग करवाएं ऑन द फील्ड होके, ना सिर्फ कुर्सियों पर बैठ के, ना सिर्फ दूर से बातें करने के लिए। क्रिकेट और प्रैक्टिकल करनी पड़ती है, खेलनी पड़ती है, ठीक है सिखानी सर, पड़ती है। राइट हसन। हारून साहब, अब मेरे प्रोड्यूसर साहब हमेशा बताते रहते हैं क्रिकेट के बारे में, बड़ा प्यार है उन्हें क्रिकेट से। जैसे कामरान गुलाम साहब थे, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में, उनको ड्रॉप कर दिया गया। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी होते हैं डोमेस्टिक में, उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। जिस तरह अभी हसन बता रहे थे कि पाकिस्तान में कोई उनको कोच मिलता ही नहीं है, बाहर से ही बुलाने हैं, जबकि यहाँ पर इतने माहिरीन मौजूद हैं, फिर भी घर की मुर्गी दाल बराबर। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हारून साहब? किस तरह हम क्रिकेट को बचाएं, दीगर खेलों को भी बचाएं, और ये जो पर्ची का सिस्टम है इससे हम जान छुड़ाएं? हारून साहब, देखिए, सबसे पहले तो जो आपको ये मैं बता दूं कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स यानी जो पूल है वो तो इन्हीं प्लेयर्स का है। इस वक्त जो भी आपके टॉप प्लेयर्स हैं, यही 25-30 प्लेयर्स आपको रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे। जो इस वक्त बाहर भी हैं, वो भी पिछले 3 से 4 सालों में इसका पार्ट रहे हैं, तो इसलिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिप्लेसमेंट के लिए नेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं हो रही। आपकी क्वालिटी इतनी पुअर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कि आप देख लेंगे जब भी आप पर पैसा तो बहुत है सर, फिर क्यों नहीं हो रही? पैसा तो बहुत है इनके पास, क्यों नहीं हो रही? नहीं आपको नहीं वो इसलिए मैं आपको बताऊं ना, इसलिए कि नेशनल लेवल के ऊपर मजबूत निजाम के साथ क्रिकेट नहीं चल रही। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हैफ हैज़र्ड वे में चलती है। आपके ऐसे ऐसे ग्राउंड्स में मैच होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं है, उनकी पिचेस इतनी खराब हैं। तो आपको यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको इसको फेज वाइज ठीक करना होगा। एक्चुअली आपको 3 टीयर में प्रोग्राम बनाने होंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपकी तमाम तवज्जो आपकी ये जो करंट टीम है इसकी तरफ होनी चाहिए। मीडियम टर्म में आपको ए टीम और अंडर 19 की टीम को डेवलप करना चाहिए। एंड देन लॉन्ग टर्म में आपने देखना है कि आपके पास अंडर 16 लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, क्लब क्रिकेट के लेवल के ऊपर क्या लोग मौजूद हैं। क्लब क्रिकेट तो हो ही नहीं रही। आपकी हर एसोसिएशन को चाहिए कि वो क्लब क्रिकेट कराए, क्योंकि जब से नीचे अगर आपको प्लेयर्स ही नहीं मिलेंगे तो ऊपर रिप्लेसमेंट कैसे आएगी। सो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको 3 टीयर पे चलना चाहिए। इस तरीके से शॉर्ट टर्म में आपको तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे अपने नजदीक आपको एसोसिएशंस को एम्पावर करना होगा कि वो अपनी क्रिकेट खुद चलाएं। आप उनकी फंडिंग दें, उनको दें और सारी चीजें वो राइट। हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम आउट ऑफ टाइम। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हसन साहब, थैंक यू मच आपके वक्त के लिए। मैं एक आखिरी मशवरा दे देता हूं, पाबंदी लगा दीजिए कि कोई भी क्रिकेटर किसी भी कमर्शियल में नहीं आ सकता, चाहे वो शैम्पू का हो, टूथपेस्ट का हो, बैटरी का हो या किसी और चीज का हो। देखिए कैसे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ब्रेक लीजिए। दुनिया भर में 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है, और ये 1992 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसका आगाज किया था, और इसका आगाज इसलिए किया गया था कि जब इनको मालूम पड़ा कि दुनिया में जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं उनका तो जाहिरी होती हैं, नजर आ रही होती हैं, उनको लोग ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं, उनका इजहार कर सकते हैं, और वो चले जाते हैं फौरन से उनका इलाज कराने डॉक्टर के पास। लेकिन जो दिमागी बीमारियां होती हैं, जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, उनका इलाज नहीं होता। और पाकिस्तान तो उन मुल्कों में से है कि जहां पर अगर कोई शख्स साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए या दिमाग के डॉक्टर के पास चला जाए तो सबसे पहले उसका दोस्त कहेगा मेरा दोस्त पागल हो गया है, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। हकीकत यह है, इस सोच ने
पाकिस्तान को एक और बड़ा जहनी मरीज बना दिया है। आज पाकिस्तान के अंदर इतने जहनी अमराज पाए जाते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो छोटे छोटे मरज हैं। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, डुअल पर्सनालिटी, नेक्रोफिलिया, पेडोफाइल, सारे डिसऑर्डर्स दिमागी हैं। और अगर इनका इलाज न किया जाए तो नुकसान तो मुल्क का होगा, कौम का होगा, मुआशरे का होगा, सोसाइटी का होगा। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान मिनहसल कौम मुआशरा आज कहाँ खड़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं रहे हैं। हमारी वो कौम है जो चीटिंग करके मैट्रिक इंटर का इम्तिहान भी पास कर लेती है, पर्ची लगा के बैचलर भी कर लेती है, 40 साल के बाद डिग्रियां भी जाली हो जाती हैं। तालीम का निज़ाम तबाह, सेहत का निज़ाम तबाह, सिक्योरिटी का निज़ाम तबाह, क्रिकेट से बड़ा प्यार है, क्रिकेट भी तबाह। तो फिर मेंटल नहीं होंगे तो क्या होंगे? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एक कौम जिसके पास बिजली का बिल भरने के पैसे ना हो तो उसको जहनी मरज ही लाहक होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेरी ये कोशिश है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक ये हकायक पहुँचाऊँ कि दिमाग का चेकअप कराने वाले को पागल नहीं कहा जाता। साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, थेरेपी ले रहा है और अपने इश्यूज़ को, अपने दिमागी मेंटल प्रॉब्लम को सही कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स पागल हो गया है। तो यकीनन हमारे माशरे में जो टैबू है, इसका खात्मा आज वक्त की ज़रूरत है। और इसका खात्मा कैसे होगा? अगर आप शायद किसी साइकेट्रिस्ट से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो कहेंगे मेडिटेशन करें, वो कहेंगे एक्सरसाइज करें, वो कहेंगे योगा करें। मैं क्योंकि मुसलमान हूँ तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आज जब सजदे में जाते हैं तो आपके दिमाग में खून आता है और दिमाग को खून मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह को याद कीजिए, अपनी इबादत पूरी कीजिए, दुरूद व सलाम का विर्द कीजिए, क्योंकि दिमाग के मसाइल को इग्नोर कर करके हाल हमारा ये हो गया है कि थोड़ा वक्त पहले की बात है, वजारत सेहत ने सेनेट में ये डेटा शेयर किया था कि पाकिस्तान में आज 8 करोड़ नफ्सियाती लोग हैं। कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग ज़ियापतीस का शिकार हैं, शुगर, डायबिटीज का शिकार हैं। कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान उन चंद मुल्कों से है जहां पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान से हेपेटाइटिस का खात्मा नहीं हो सका। कीपिंग इन माइंड के सारे मरज पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रहे हैं, दुनिया से खत्म हो जाते हैं। अब ये सारे मरज जो पाकिस्तान से इस वक्त खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि दिमागी मरज कैसे खत्म होंगे? यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं भी आज उठाना चाहता हूं अपने प्लेटफॉर्म से और पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या चाहते हैं वो? क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहे? क्या एक नफ्सियाती पाकिस्तान हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? एक नफ्सियाती पाकिस्तान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर हम आज भी हिम्मत करें, मेहनत करें, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तो आई थिंक हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। खैर, बात हो गई मेंटल हेल्थ की। कुछ सियासत मेरे साथ पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब इस वक्त मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, दिमाग की सेहत बहुत ज़रूरी होती है। मैं चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर दो लफ्ज़ अदा करें कि आपकी नज़र में आज पाकिस्तानी कौम की मेंटल हेल्थ कैसी है सर, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट इन योर ओपिनियन? देखिए, अफराद की तरह कौमों की भी साइकी होती है, उनकी भी यादाश्त होती है, और कौमों के सफर में उनको बीमारियां भी लाहक होती हैं। आज पाकिस्तानी कौम हिजान का शिकार है, ये भी एक बीमारी है। आज हम इंतहा पसंदी का शिकार है, ये भी एक बीमारी है। सो कई तरह की नफ्सियाती बीमारियों का हमें सेल्फ जोम है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े फला हैं। ये इन जोमों का शिकार हम कौम बन गए हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा और उसका इलाज बुनियादी तौर पे बेहतर गवर्नेंस है, अल्लाह की तरफ रजू है, और अपने इल्म का हसूल है। दुनिया में बावकार कौमों के जीने के असलूब, यानी अच्छे फैसले करने, अच्छी हुक्मरानी करने और आला समाजी अखलाकियात की तरफ सफर करने का ये काम है। इसमें तमाम इदारों के, तमाम जमातों के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मीडिया का भी यही काम है और हमारा साथी जमातों का भी, कि हम कौम के अंदर उस मामले को एजुकेट करें, और हमारे एकेडमिया का भी, कि हम इस समाजी बीमारी का जो शिकार है इससे बाहर निकल सकें। सर, मैं आपसे ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से भी
सियासतदानों की कारकर्दगी की वजह से भी लोग नफसियाती हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। अब सर, अब हम क्या अच्छा पाकिस्तान का ख्वाब देखता तो हर कोई है, लेकिन आपकी नज़र में सर वो वाला पाकिस्तान कब आएगा जहां पे नफसियाती मरीज नहीं होंगे, 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर नहीं होंगे, 4 करोड़ भिखारी नहीं होंगे, 3.5 करोड़ ज़ियाबतीस का शिकार नहीं होंगे, पोलियो के मरीज नहीं होंगे, हेपेटाइटिस के मरीज नहीं होंगे, स्कूलों में चीटिंग नहीं होगी, सरकारी दफातर में करप्शन नहीं होगी। वो वाला पाकिस्तान कब आएगा कायरा साहब? ये जो नहीं होगा वाला तस्वर है ना जी, ये तो खैर काफी लंबा सफर होता है। हमारे साथ आजाद होने वाले हिंदुस्तान और उसके बाद बांग्लादेश ने अगर हम देखते हैं तो वहां भी ये बीमारियां बदरजा उत्तम मौजूद हैं जिनका आपने निशानदेही की। वहां भी बड़ी बेरोजगारी है, वहां भी करप्शन का एलिमेंट है, वहां भी बच्चे मेल नरिश्ड हैं। डजन मीन्स के हमारे भी होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ हमारी वजह से और हम ही ऐसे हैं, नहीं। बहुत सारे दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जो हमारे वसाइल की लड़ाई है, वो एक और बहस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो बेहतरी की तरफ सफर हो चुकेगा। और इकोनॉमी जड़ होती है, भूख बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। वो कहते हैं ना, मुफलिसी से लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख इंसान को कुफर पे मजबूर कर देती है सर। यस, तो ये तो अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद ये लाजिम नहीं है कि आप पहले अमीर होंगे। आपके सबको अपने अपने मजहब, लाजिम नहीं है कि हम सबको मुसलमानों की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ रुजू करने का कहें। सब मज़ाहिब के अंदर झूठ है, सबको बुरा कहा गया है। सबको अपने मज़ाहिब की तरफ रुजू करना चाहिए, इखलाकी कदरों की तरफ रुजू करना चाहिए। मजहबी तबके को, उलमा को, सियासतदानों को, मीडिया। कायरा साहब, जाते जाते आपसे एक आईनी तरमीम के ऊपर और जो KPK की सूरत हाल है उसका भी आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज हमने देखा कि गंडापुर साहब के साथ कुंडी साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, ग्रैंड जिरगा बुलाया गया। लग ये रहा है कि हुकूमत के लिए KPK बड़ा चैलेंज हो गया है। आफ्टर PTI PTM का मसला भी खड़ा हो गया है। क्या KPK इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ एंड द इंस्टीट्यूशंस, और खासतौर पर सर जो आईनी तरमीम है जिसके लिए आज नैरेटिव यही बिल्ड किया जा रहा है कि ये एक शख्स के लिए लाई जा रही है एक्सटेंशन देने के लिए, इसके ऊपर आपकी नजर में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसको आप मुस्बत समझते हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफराद पेरिशेबल होते हैं। कौन क्या है, कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, ये माने नहीं रखता। ये लोगों ने चले जाना होता है और लोगों के साथ कौमों की किस्मत लिंक नहीं की जा सकती। हाँ, वो अपने अपने अहद में गलत फैसले या अच्छे फैसले करके कौम को बेहतरी की तरफ और गलत फैसले करके कौमों को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये अपनी जगह। रही बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिरगा हुआ है ये एक अच्छी शुरुआत है। इस जिरगे में बुनियादी तौर पे तमाम जमातों को मदऊ किया गया और ये एक अच्छा अमल ये है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी वजीर दाखिला ने की है, गवर्नर KPK ने की है, पीपल्स पार्टी, ANP, बाकी तमाम जमातें वहां मौजूद थी। बावजूद इसके कि चंद दिन कबल ही चीफ मिनिस्टर साहब का जो तल्ख तरीन और गैर मुहज्जब जो लहजे थे, उसके बावजूद लोगों में ये हौसला आया। और यही बात PTI के दोस्तों को भी समझनी चाहिए कि कौमी इश्यूज के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए। अगर आपको सदर हाउस में इनवाइट किया गया था तो उसमें भी आना इतना ही जरूरी था, आना चाहिए था, ताकि वहां पे भी आप फलस्तीन के इशू पे कौम को यक आवाज कौम हो सकती। तो बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ। चैलेंज है वहां पे, दहशतगर्दी का चैलेंज है वहां पे, कौम परस्ती का, नेगेटिव कौम परस्ती का चैलेंज है। इस तरह के चैलेंजेस से ओहदा बरा होना ये हुकूमतों का काम है और हमारे जैसी हुकूमतें, हमारे जैसे ममालिक में ये और इस जैसे और बहुत सारे ढेरों मसाइल ये हमारे जिंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। इनसे टोटल छुटकारा मिल जाएगा, कब मिलेगा अल्लाह करे जल्द मिल जाए। 25 तारीख तक आईनी तरमीम आ जाएगी कायरा साहब आपकी नजर में? मैं असेंबली मेंबर हूँ जी, मुझे नहीं पता असेंबली सर मेंबर होना, पता होने से सर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको खबरें मिल जाती होंगी सर, आप बहुत कनेक्टेड आदमी हैं। मैंने आपको बताया ना जी कि मेरे इल्म में नहीं है। राइट, थैंक यू कमर जमान कायरा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद और यकीनन बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, किसी एक शख्स के मुस्तकबिल के लिए कानून साजी ना की जाए। आईनी तरमीम ऐसी आए जिससे
लोअर कोर्ट्स इंप्रूव हों, नीचे के जो कोर्ट्स हैं जहां एक आम पाकिस्तानी है उसके लिए बेहतरी आए। 25 साल के धक्के के बाद इंसाफ ना मिले, सिर्फ 1 साल में ही मिल जाए तो हम पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे। तालीम के निजाम में बेहतरी आ जाए, चीटिंग बंद हो जाए मैट्रिक और इंटर में। एमडी कैट तो चले छोड़िए ना, डॉक्टर बन रहे हैं तो उनके पेपर आउट होते तो हो जाए, लेकिन मैट्रिक इंटर भी अगर चीटिंग करके पास होंगे तो फिर वो रिटायरमेंट तक सीएसएस क्लियर करने के बाद भी शायद चीटिंग ही करते रहे। क्योंकि सीएसएस की अंग्रेजी भी आजकल अंग्रेजों ने बोलना छोड़ दिया। वो भी कहते हैं अंग्रेज कि ये अंग्रेजी जो सीएसएस में बोली जाती है तो हम बोलते नहीं है, आप अभी तक इम्तिहान में इसको रखे हुए हैं। क्या बात है। पाकिस्तान को अपग्रेड होना होगा, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना होगा, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आने हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म से ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्टोरल, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर टैक्स रिफॉर्म्स आप ला ही रहे हैं, आज हमने देखा कि वजीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो चाहते हैं कि लोग टैक्स अदा करें। लेकिन दुनिया के लोग जो टैक्स अदा करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में, उन्हें उसके बदले मिलता है सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फ्री स्कूल, अच्छा फ्री अस्पताल। पाकिस्तानी यही तो पूछते हैं कि ठीक है हम टैक्स देने को तो तैयार हैं, टैक्स के बदले क्या हमें वो सहूलियात मिलेंगी जिसके हम हकदार हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज जो क्रिकेट का हाल है उसके बाद तो वाजे है कि मोहब्बत उसी से कीजिए जो आपके साथ मोहब्बत वफा भी करे। क्रिकेट मुझे नहीं लगता पाकिस्तानियों की मोहब्बत के साथ वफादारी करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।